अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन जिंकम मेटालिकम के यूजेस एंड सिम्टम्स शेयर करूंगा। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जिंक असाब की बीमारियों में काम आने वाली एक बहुत अहम दवा है। ऐसा मरीज़ जिसका असाबी निज़ाम लंबी बीमारियों की वजह से जवाब दे चुका हो और इसके असाब इतने कमज़ोर हो जाएं कि जिस्म में मौजूद बीमारियों को बाहर उछालने की ताकत ना रखते हों, तो इनके इस आर्जे की इसलाह के लिए ये बेहतरीन दुआ साबित होती है। अगर ऐसी वबाई अमराज फैली हों जिनके मरीज़ों की शिनाख्त करने के लिए इनकी अलामतों का जिल्द पर ज़ाहिर होना ज़रूरी होता है, मसलन खसरा और चीचक वगैरह, तो जिंकम के मरीज़ में अलामतें ज़ाहिर ना होने की वजह से इसकी तशखीस नहीं हो सकेगी, क्योंकि इसके मरीज़ में बीमारी का हमला अंदर तो हो जाएगा मगर इसकी अलामतें ज़ाहिर नहीं होंगी। होम्योपैथिक जिंक देने से इसकी बीमारी की अलामात बाहर आ जाएंगी। वो फालजी अमराज जो आकर ठहर जाएं और ठीक होने का नाम ही ना लें, इनमें अगर जिंक दी जाए तो असाब में एक इज़्तिराब पैदा हो जाता है, एक जद्दोजहद शुरू हो जाती है और साफ पता चलता है कि जिस्म ने बीमारी के खिलाफ रद्द अमल दिखाया है। दबी हुई बीमारियां ख्वाह वबाई हों या असाबी, इनकी दबी हुई अलामतों को जिंक बाहर निकाल देता है। ये रद्द अमल ज़िंदगी को बचाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन तकलीफ दह भी बहुत है और बसा औक़ात बहुत सख्त होता है। अगर असाबी कमज़ोरी की वजह से दबे हुए फालज के ख़िलाफ़ रद्द अमल पैदा करना हो और मरीज़ की दुआ जिंक हो, तो इसे इस रद्द अमल के ख़िलाफ़ पूरी तरह मुतनब्बे कर देना चाहिए। डॉक्टर कैंट ने तो ये लतीफ़ा बनाया हुआ है कि अगर जिंक के मरीज़ को फालज हो जाए तो इसके इलाज के लिए तेज़ रफ्तार घोड़े पर जाना चाहिए और दवा देते ही घोड़े पर बैठकर वहां से रवाना हो जाना चाहिए, क्योंकि जिंक का असर बहुत जल्द ज़ाहिर होता है और इतनी खौफनाक सरसराहट होती है कि ऐन मुमकिन है कि घर वाले डॉक्टर को मारने के लिए दौड़े कि मरीज़ को क्या जहर दे दिया है। इस सरसराहट के बाद जब असाब में जान पड़ने लगेगी और फालज ठीक होगा तो फिर वो शुक्रिया अदा करने के लिए इस डॉक्टर को ढूंढेंगे। मैंने भी बारहा ऐसे मरीज़ों को जिंक दी है जिसके नतीजे में सरसराहट पैदा हुई, लेकिन इतनी खौफनाक नहीं कि तेज़ रफ्तार घोड़े की ज़रूरत पड़ी हो। मैं अपने मरीज़ों को पहले ही मुतनब्बे कर देता हूँ कि इस दुआ का शदीद रद्दअमल शफा की इब्तदाई अलामत होगी। जिंक की एक ख़ास पहचान ये है कि इसका मरीज़ अपने पाँव को मुसलसल हरकत देता रहता है। अमूमन औरतें रात के वक्त अपने पाँव बिस्तर से निकाल कर आपस में रगड़ती रहती हैं या बाज़ मरीज़ अपनी टांगों को मुसलसल हिलाते रहते हैं। अगर किसी में ये आदत पाई जाए तो वो जब भी बीमार हो इसे जिंक देकर देखना चाहिए। अगर जिंक के मजाजी मरीज़ की पहचान हो जाए तो इसकी सब बीमारियों में जिंक मुफीद साबित होगा। जिंक के साथ नेक्सोमिका कभी ना दें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मुखालफ दुआएं हैं। हालांकि असाबी तनाव में ये दोनों कदरे मुशाबा हैं। जब दो दुआओं के मजाज आपस में मिलते हों तो वो एक दूसरे के असर को ज़ायल भी कर सकती हैं और बाज़ सूरतों में एक दूसरे से मुतसादम होकर सख्त रद्द अमल भी दिखा सकती हैं। अगर किसी मरीज़ को जिंक देना हो लेकिन इससे पहले इसे नेक्सोमिका दी जा चुकी हो तो जिंक देने से पहले कैम्फर या सल्फ़र देकर नेक्सोमिका के मौजूद असर को ज़ायल करना ज़रूरी है। अगर जल्दी बीमारी दब जाए या बहुत सुस्त रफ्तारी से जल्द पर ज़ाहिर हो और ऐसा ऐसा दाने निकलें तो जिंक की एक दो खुराकें इनके ज़ाहिर होने की रफ्तार को तेज़ कर देती हैं। नौजवान बच्चियों के हैज़ का ज़माना बहुत देर से और ऐसा ऐसा शुरू हो तो ये अलामत भी जिंक की निशानदही करती है। अगर जिंक से इसका इलाज ना किया जाए तो बाज़ दफ़ा रहम और असाब की बहुत सी बीमारियां या कमज़ोरियां ज़िंदगी भर के लिए लग जाती हैं। जिंक के जहर से मैदा का निज़ाम बहुत सुस्त पड़ जाता है, खाना बहुत ऐसा हज़म होता है, भूख मिट जाती है, मैदा में तफन पैदा होता है, तजाबियत की वजह से खट्टी कैश शुरू हो जाती है, कब्ज़ रहती है। इस निज़ाम की सुस्त रवि मसाने में फालजी कैफियत पैदा करती है। पेशाब और अजाबत दोनों में इकट्ठी अलामतें ज़ाहिर होती हैं। इसके बरक्स मरकरी में तेज़ी और शिद्दत पाई जाती है, पेशाब में जलन होती है जो बाद में भी जारी रहती है। जिंक का मरीज़ खड़े होकर पेशाब नहीं कर सकता, इसे बैठकर खुलकर पेशाब आता है। इसके बरअक्स कास्टिकम का मरीज़ सिर्फ खड़े होकर पेशाब कर सकता है, बैठने पर इसका पेशाब बिल्कुल बंद हो जाता है या रुक रुक कर आता है और बाज़ मरीज़ों को पेशाब जारी करने के लिए पीछे की तरफ खींचना पड़ता है।
जिंक के टकसाली के मरीज़ का चेहरा जर्दी माइल और झुर्रीदार होता है। ऐसा मरीज़ हमेशा ठंडा रहता है। जब ज़हन पर असर होने लगे और इसकी याददाश्त जवाब देने लगे तो पहली अलामत ये ज़ाहिर होती है कि मरीज़ सवाल को पहले दोहराता है फिर जवाब देता है। ज़रा से अचानक शोर से इसका जिस्म लरज़ उठता है। जिंक का मरीज़ अगर मफलूज हो जाए तो इसके चेहरे पर जो बुढ़ापे के आसार ज़ाहिर होते हैं, अगरचे वो इसे भरपूर बुढ़ापे से पहले ही बूढ़ा दिखाने लगते हैं, लेकिन जिंक के मरीज़ में जवानी के आलम में ये अलामतें ज़ाहिर नहीं हुआ करती। ये सार सप्रेला और अगैरिकस का खासा है कि छोटी सी उम्र में ही मरीज़ बूढ़ा दिखाई देगा। सार सप्रेला में तो बाज़ बच्चे भी बूढ़े लगते हैं। जिंक के बाद मरीज़ एपस की तरह सोते हैं, चीखें मारते हैं, क्योंकि इनके दिमागी असाब में जिंक का मखसूस इर्ताश पैदा होना शुरू हो जाता है। एपस की अलामतें तो बड़ी आसानी से पहचानी जाती हैं। अगर वो अलामतें ना हों तो बला तरद्दुद जिंक शुरू करा देना चाहिए। यहाँ भी मरीज़ या घर वालों को मतनबे करना ज़रूरी है कि हो सकता है कि शुरू में चीखों का रुझान बढ़ जाए जो रफ्ता रफ्ता कुलियतन ख़त्म हो जाए। जिंक के रद्द अमल के तौर पर बहुत खुला पसीना आता है, शदीद मतली और उल्टी आने लगती है, दिल डूबता हुआ महसूस होता है। जिंक की ये सब अलामतें बैक वक्त ज़ाहिर नहीं होती, बल्कि बाज़ दफ़ा पहले मैदा और अंतड़ियों पर ज़ाहिर होती हैं या फिर बाजुओं में और दिल पर असर डालती हैं। अगर रफ्ता रफ्ता अंतड़ियों में फालजी अलामतें ज़ाहिर हो रही हों और अजाबत के अंदाज बदलने से शक पड़े कि अंतड़ियों की तबी हालत में कमज़ोरी आ रही है तो बिला तवक्कुफ़ जिंक देना शुरू कर दें। अगर ये शक दुरुस्त हुआ तो ऐसे तदरीजी फालिज से कुलियतन निजात मिल सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसे मरीज़ को जिंक के रद्द अमल के तौर पर उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। ये एक बहुत खुशकुन अलामत है, जिसका मतलब ये है कि वाकई ये एक तदरीजी फालिज था जिसके अमल को जिंक ने लौटा दिया है। जिंक का रद्द अमल एक वक्ती तकलीफ़ का दौर है जिससे लाजमन गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये सेहत की बहाली के लिए ज़रूरी है। मगर बाज़ गलत दुआओं या गलत ताकतों के इस्तेमाल से जो रद्द अमल होते हैं वो नहायत ख़तरनाक भी साबित हो सकते हैं। अगर फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुँचाते हैं अगर कोई होम्योपैथ हर रद्द अमल को अच्छा ही बताए तो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक ही कहता हो। ख़तरनाक रद्द अमल गलत सिमत में आगे बढ़ता रहता है और खुशगवार तब्दीलियों के आसार ज़ाहिर नहीं करता। जिंक रीढ़ की हड्डी और हराम मगज़ की सोजश में भी मुफीद दुआ है। अगर कुछ दुआएं मसलन ब्रायोनिया, बेलाडोना, जलसीमियम वगैरह इस तकलीफ़ में फ़ायदा पहुँचाएँ और कुछ देर के बाद साथ छोड़ दें तो इनके बाद जिंक बहुत अच्छा असर दिखाती है। ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस के इलाज में भी जिंक मुफीद साबित हुआ है। मेनिंजाइटिस की वबा के दिनों में अगर हफ्ते में 1-2 बार जिंक 200 ताकत में इस्तेमाल किया जाए तो गालबन इसकी रोकथाम के लिए मुफीद साबित होगा। आँखों की मतअद्दद तकालीफ में भी जिंक बहुत काम आता है। अगर आँखों के छप्पर ऐसा फूल कर बड़े हो जाएं और आँखों में रफ्ता रफ्ता सुर्खी बढ़ने लगे और मुज़मिन हो जाए, इसके साथ अंदरूनी अलामतें भी ज़ाहिर होने लगें और नज़र धुंधला जाए और बसरी असाब मुतासर हों तो इन तकालीफ में जिंक बहुत कारआमद साबित होगा। जिंकम सल्फ सफ़ेद मोतिया की बेहतरीन दुआओं में से है। मैंने एक 90 साला बूढ़े मरीज़ को जिसकी आंखों में सफ़ेद मोतिया की अलामतें ज़ाहिर होकर काफ़ी आगे बढ़ चुकी थीं, 1 लाख ताकत में जिंकम सल्फ की एक खुराक दी। इस मरीज़ को एक सर्जन ने मेरे पास भिजवाया था कि इस उम्र में हम इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। जिंकम सल्फ की 1 लाख ताकत का ये हैरत अंगेज़ असर मैंने देखा कि इसकी आंखें चंद महीने के अंदर शीशे की तरह साफ़ हो गईं। बाद अज़ां वो कई साल ज़िंदा रहा, लेकिन इसकी वफ़ात तक इसे ये तकलीफ़ नहीं हुई। आँख में पैदा होने वाले वो तमाम मादे जो नज़र को धुंधला देते हैं या जमकर मोतिया की तरह शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इन सब में जिंक अच्छी दुआ है। लेकिन अगर मर्ज़ निसफ से आगे बढ़ चुका हो और सख्ती की तरफ माइल हो तो इस वक्त जिंक देने की बजाय ऑपरेशन करवा लेना ही बेहतर है, क्योंकि अगर मोतिया में सख्ती शुरू हो चुकी हो तो जिंक देने से वहीं रुक जाएगा और मरीज़ ना ऑपरेशन के काबिल हो सकेगा ना इसकी बनाई ठीक होगी। लिहाजा ऐसे मरीज़ को मोतिया पकने ही देना चाहिए ताकि जल्द ऑपरेशन के ज़रिए इस झंझट से निजात मिले। इसी तरह आँख में टपकाने के लिए सनरेरिया मार्टीमा का लोशन बहुत फ़ायदेमंद है। दिन में 3 बार इसका एक कतरा मऊफ़ आँख में टपकाया जाए तो अफाके की रफ्तार और भी तेज़ हो जाती है।
روزمرہ کے طور پر زنکم سلف 200 ہفتہ میں 1-2 بار استعمال کروانا چاہیے۔ اگر CM طاقت میں دیا جائے تو مہینے سے پہلے اسے نہیں دہرانا چاہیے، اور اگر دہرانا بھی ہو تو ایک دفعہ دے کر بند کر دیں۔ اگر آنکھ میں سفید سی جھلی پھیلنے لگے تو زنک کی 200 طاقت بہت فائدہ دیتی ہے۔ آنکھوں کے چھپر میں اگر ایسی بیماری ہو جائے کہ پلکوں کے بال مڑ کر آنکھ کے چھپر میں داخل ہونے شروع ہو جائیں تو وہ قدرتی طور پر بڑھتے ہوئے چھپروں کے اندر ہی گول چھلوں کی شکل میں بڑے ہونے لگتے ہیں اور بہت تکلیف دیتے ہیں۔ عموماً اس کا علاج جراحی ہے، لیکن ایک جراحی کے بعد پھر دوسرا بال مڑ کر اندر چلا جائے گا اور یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اس کا مستقل علاج زنکم سلف ہے، اور میں نے اسے اکثر 200 طاقت میں بہت مفید پایا ہے۔ آنکھ میں ناخونہ کو بھی زنک 200 بہت جلد ٹھیک کر دیتا ہے اور کسی آپریشن کی ضرورت نہیں رہتی۔ سر کو جب چکر آئیں تو زنکم کا مریض ہمیشہ یہی خیال کرتا ہے کہ وہ بائیں طرف گرے گا۔ دائیں بائیں سر ہلانا اور سر کو تکیے میں دنسانے کی کوشش کرنا یہ زنکم کی بھی ایک علامت ہے۔ سر اور ہاتھ خود بخود ہلتے رہیں اور راشا سا ہو جائے تو اس میں بھی زنک اچھی دوا بتائی جاتی ہے۔ کالی بائکروم کی طرح ناک کے اندر اوپر کی طرف جڑ میں دباؤ اور دکھن کا احساس، دانت جلدی مسوڑوں کو چھوڑنے لگتے ہیں، دانتوں کو بینچنے سے مسوڑوں کو کچھ آرام محسوس ہوتا ہے۔ جن بچوں کے اعصاب کمزور ہوں ان کے لیے دانت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص علامت یہ ہے کہ دونوں پاؤں بے چینی کی وجہ سے ہلتے رہیں گے یا آپس میں رگڑتے رہیں گے۔ اگلے وقت گلے کے عضلات میں کوئی تھوڑی سی درد ہوتی ہے اور معدے میں میٹھی چیزوں سے جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز متلی، ہچکی اور قے کا رجحان ہو جاتا ہے۔ زنکم کے مریض بہت جلدی کھاتے ہیں اور کھانا کھاتے وقت ان کی بے صبری نمایاں ہوتی ہے۔ پیٹ اکثر گیس سے تنا ہوا ہوتا ہے۔ کمر کے نچلے حصے میں درد جس میں دباؤ برداشت نہیں ہوتا۔ مردوں اور عورتوں کے جنسی اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں، اور فوتوں یعنی ٹیسٹیکل میں اوپر کی طرف کھچاؤ ہوتا ہے۔ عورتوں میں بیماری کے طور پر شہوانی جذبات تیز ہو جاتے ہیں اور پستان متورم ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت حیض کا خون زیادہ بہتا ہے اور حیض کے دوران سب تکلیفوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ٹانگوں میں ویریکوز وینز اور پاؤں میں چلبلینز یعنی انتہائی سردی کے نتیجہ میں پاؤں کے پنجے کا سخت سرخ ہو کر متورم ہو جانا، جس کے نتیجہ میں ایسا پنجہ جڑ بھی سکتا ہے۔ کوپماؤں کو بعض دفعہ انتہائی سرد موسم میں برف پر مسلسل چلنے سے یہ تکلیف ہوتی ہے۔ پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر آپ اس طرح کی اور مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔